तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कहानियां हमारे पर्यावरण को बचा ले? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन सच तो ये है कि दुनिया भर में ऐसे ढेरों किस्से हैं जहां लोगों की आस्था और उनकी लोक कथाओं ने सचमुच में जमीन को बचाया है। और देखिए, ये सिर्फ कोई पुरानी बातें नहीं हैं। अकादमिक जैक हंटर इसी बात पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि आज भी लोगों की ये जो आस्था है ना, कि फला चट्टान में एल्फ्स रहते हैं या उस पेड़ पर परियां बसती हैं, तो ये आस्था उनके घरों को, यानी उन चट्टानों और पेड़ों को बचा रही है। कमाल की बात तो ये है कि इसकी वजह से बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन योजनाएं तक बदल दी जाती हैं। लेकिन क्या हो अगर इसका सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली मॉडल कहीं और नहीं बल्कि 14वीं सदी के भारत से आता हो? यही वो सवाल है जो आज हमें खींच कर ले जाएगा इतिहास की गहराइयों में। तो चलिए आज की दुनिया से निकलकर सीधे चलते हैं वहीं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। चलिए, तो फिर समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। आंखों के सामने तस्वीर लाइए 14वीं सदी के मिथिला की। जी हाँ, आज के बिहार का वही इलाका। हमारी कहानी की जड़ें ठीक यहीं पर हैं। अब एक दिलचस्प बात यह है कि विद्यापति अकेले नहीं थे। ये वो जमाना था जब उत्तर भारत में साहित्य अपने उफान पर था। एक सुनहरा दौर था समझिए। चंदबरदाई जैसे महाकवि, वर्ण रत्नाकर जैसे जबरदस्त ग्रंथ सब इसी दौर में लिखे जा रहे थे। और विद्यापति वो इसी शानदार विरासत का एक बहुत ही अहम हिस्सा थे। तो मतलब बिल्कुल साफ है, मिथिला कोई ऐसी वैसी जगह नहीं थी। वो उस दौर की कह सकते हैं एक कल्चरल सुपर पावर थी। एक ऐसी जगह जहां कला और ज्ञान की सचमुच गंगा बहती थी। और सोचिए, ऐसे ही माहौल में विद्यापति जैसे कवि का जन्म होता है। और अब मिलते हैं हमारी कहानी के असली नायक से, कवि विद्यापति, जिन्हें लोग प्यार से एक बहुत ही खास, बहुत ही मीठे नाम से पुकारते थे, मैथिल कोकिल, यानी मिथिला की कोयल। और ये उपाधि सिर्फ इसलिए नहीं थी कि उनके गीत मीठे थे, नहीं, ये उनके प्रकृति के साथ गहरे रिश्ते को भी दिखाती थी। जैसे कोयल की आवाज पूरे इलाके में गूंजती है, ठीक वैसे ही विद्यापति की आवाज भी घर घर में गूंजती थी। तो सवाल ये है कि आखिर विद्यापति इतने क्रांतिकारी, इतने रेवोल्यूशनरी क्यों माने जाते हैं? देखिए, उस जमाने में क्या होता था, बड़े बड़े कवि लिखते थे, पर किसके लिए? राजा महाराजाओं के लिए। और किस भाषा में? संस्कृत में, एक ऐसी भाषा जो आम लोगों के सिर के ऊपर से निकल जाती थी। विद्यापति ने इसी परंपरा को तोड़ दिया। उन्होंने अपनी कलम उठाई और लिखा लोगों की अपनी भाषा में, मैथिली में। और ये सिर्फ भाषा का बदलाव नहीं था, ये तो एक पूरी की पूरी क्रांति थी। और ऐसा भी नहीं था कि वो सिर्फ एक ही विषय पर लिखते थे। अरे नहीं, उन्होंने प्रेम और विरह से लेकर भक्ति तक, खेतों में बुआई कटाई से लेकर त्योहारों तक, शादी ब्याह की रस्मों तक, मतलब जीवन के हर रंग को अपने गीतों में समेट लिया था। कह सकते हैं कि उनके गीत लोगों की जिंदगी का साउंड ट्रैक बन गए थे। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और विद्यापति की प्रतिभा के उस असली रहस्य को समझते हैं जो उन्हें सबसे अलग बनाता है, उनका वो अनूठा नजरिया। और यही वो चीज़ है जो उन्हें सबसे खास बनाती है। विद्यापति का असली जीनियस इस बात में था कि उन्होंने इंसान के मन की दुनिया को, यानी हमारे प्यार, दर्द, खुशी, इन सब भावनाओं को प्रकृति की बाहरी दुनिया से जोड़ दिया, एक कर दिया। उनके गीतों में ऐसा लगता है माना दिल का हाल और मौसम का मिजाज कोई अलग अलग चीजें हैं ही नहीं। अब देखिए, ये जो मिलन का विचार है, ये कोई बिल्कुल नया नहीं था। भारतीय दर्शन में तो हमेशा से शरीर को ब्रह्मांड का एक छोटा रूप, एक माइक्रोकॉज़म माना गया है। आध्यात्मिक परंपराएं यही तो मानती हैं कि जो ऊर्जाएं पूरे ब्रह्मांड में फैली हैं, वही हमारे अंदर भी है। जैसे हठ योग को ही ले लीजिए, उसका लक्ष्य क्या है? यही ना कि दो विपरीत ऊर्जाओं, शिव यानी चेतना और शक्ति यानी प्रकृति की ऊर्जा को एक कर दिया जाए। और माना जाता है कि इसी मिलन से पूर्णता हासिल होती है। और यहीं पर विद्यापति का जीनियस हमें चौंका देता है। उन्होंने मिलन के इस सिद्धांत को सिर्फ इंसान के शरीर तक सीमित नहीं रखा, नहीं, उन्होंने इसे खींचकर पूरे इकोसिस्टम, पूरे पर्यावरण पर लागू कर दिया। उनकी नजर में असली आध्यात्मिकता क्या थी? भक्ति और प्रकृति का मिलन। ये एक तरह का पारिस्थितिक योग था। और जानकार भी इसी बात को मानते हैं। जैसे देबेन भट्टाचार्य कहते हैं कि विद्यापति की महानता ही इसी बात में है कि उन्होंने प्रकृति, ईश्वर
और इंसानी भावनाओं को एक ही धागे में पिरो दिया। उनके गीतों में राधा कृष्ण का प्रेम वसंत के आने या बादलों के घिरने से अलग है ही नहीं, वो एक ही अनुभव है। इस एक छोटे से उदाहरण में उनकी पूरी कला की झलक मिल जाती है। देखिए, वसंत का आना सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है, ये प्रेम की दस्तक है। और वो व्याकुल भौंरा सिर्फ एक कीड़ा नहीं है, वो एक प्रेमी है जो अपने प्रिय से मिलने को बेताब है। यहाँ प्रकृति और इंसानी भावनाएं एक दूसरे में ऐसे घुल-मिल गई हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन है। तो अब सवाल ये उठता है कि विद्यापति के इस काम का असर कितना गहरा हुआ, कितना स्थायी हुआ, और ये आज भी इतना अहम, इतना रेलेवेंट क्यों है? और शायद यही सबसे जरूरी बात है, विद्यापति की विरासत। वो किसी लाइब्रेरी की किताबों में धूल नहीं खा रही, नहीं, ये एक जीती जागती परंपरा है। उनके गीत आज भी मिथिला की हवा में गूंजते हैं, शादियों में, त्योहारों में, हर छोटे बड़े रीति रिवाज में। ये वो धुनें हैं जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सौंपती चली आ रही है। और ये असर आज के त्योहारों में भी साफ साफ छलकता है, चाहे वो मधुश्रावणी का त्योहार हो जो मानसून और नागों का उत्सव है, या फिर छठ पूजा जो पूरी तरह सूर्यदेव और प्रकृति को समर्पित है। इन सब त्योहारों की आत्मा में वही भावना जिंदा है जो विद्यापति के गीतों का केंद्र थी, प्रकृति के प्रति गहरी श्रद्धा और आभार। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज जब हम सब प्रकृति से अपने टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हमें 600 साल पुराने इस कवि से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है? एक ऐसा कवि जिसने एक नदी में देवत्व देखा और बदलते मौसम में आध्यात्मिकता को महसूस किया, और सबसे बढ़कर हमें ये याद दिलाया कि इंसान और प्रकृति ये दो अलग अलग कहानियां नहीं हैं, बल्कि एक ही जीवन का एक अटूट हिस्सा हैं।